एक बार मुझे याद है जब मैं भाभी के साथ बाजार गया। उस वक्त मेरी उम्र 12 साल थी। हम एक दुकान पर गए जो बेसमेंट में थी। काफी अंदर जाकर आखिर में गए, वहां लोग कम ही जाते थे। जब हम पहुंचे तो वहां एक पठान आदमी था जिसकी उम्र तकरीबन 35 या 40 के करीब थी। और एक लड़का था जिसकी पेशिन या के करीब थी। और एक लड़का था जिसकी उम्र 30-24 साल होगी। हम अंदर ही गए थे। वो पठान खुशी से बोला, आओ बाजी, आओ। कैसे आना हुआ? भाभी सब ठीक है ना? अब कैसे हो? पठान ने कहा, हमारा तो हाल ना ही पूछो, हम तो अच्छे हैं। वो पठान खुशी से बोला, आओ बाजी, आओ। कैसे आना हुआ? भाभी सब ठीक है ना? अब कैसे हो? पठान ने कहा, हमारा तो हाल ना ही पूछो, हम तो अच्छे हैं। एक दो जुमलों में एक दूसरे की खैरियत दरियाफ्त की। फिर उसने दूसरे छोटे लड़के से कहा, सुन, जाओ बाजी के लिए चाय लेकर आओ। वो बाहर मार्केट की दूसरी तरफ से अच्छी वाली चाय लाना। लड़का हल्के से मुस्कुराकर चला गया। भाई भी जरा हंसते हुए बोली, खैर है, इतनी दौर से चाय मंगवाई जा रही है? पठान ने कहा, हाँ, आज मौके जो मिल गया है, आपकी खिदमत में कमी नहीं आनी चाहिए। भाभी ने कहा, अच्छा, अगर मैं कहूं आज कोई खिदमत नहीं करनी? पठान बोला, नहीं, ऐसा ना बोलो, हम तो पहले ही मर रहे हैं, 2 महीने से घर नहीं गए। भाई हल्के से मुस्कुराकर बोली, तो लगता है दिमाग को चढ़ गई है। पठान, हाँ ना, पता नहीं कहाँ कहाँ चली है, पता नहीं, बता नहीं सकता, खुद देख लेना। भाभी, अच्छा जी, फिर तो उतारनी पड़ेगी। मुझे तो उतारी पड़ने थे, दुकान फुल भरी हुई थी, कोई जगह खाली नहीं थी। एक बड़ा सा काउंटर था जिसके अंदर वो खड़ा हुआ था। मैं और भाभी बाहर वाले साइड पर टेबल पर बैठे थे। उसने भाभी से कहा, अंदर आ जाओ, देख लो जो लेना है। काउंटर काफी ऊंचा था, पठान के पेट के नीचे कुछ नजर नहीं आता था। भाई उठी और अंदर चली गई। मुझे मोबाइल पकड़ा दिया। मैं सांप वाली गेम खेलने लगा। भाई और पठान अंदर थे। भाई अलमारी की तरफ मिना करके मुल्की फुल्की बातें करती और कभी उसके साथ लग जाती, कभी इधर उसके साथ लग इधर, कभी उधर होती। फिर मैंने देखा भाभी का बाजू हरकत कर रहा है, जैसे किसी चीज को पकड़कर आगे पीछे कर रही हो। फिर मुझे आवाज देकर बोली, सुनो, अगर कोई फोन आए तो मुझे बताना, और अगर और चीजें वगैरह देखनी है तो घूम लो। मैंने कहानी, नहीं भाई, मुझे गेम खेलनी है। भाभी, चलो ध्यान से खेलो। पठान काउंटर पर दोनों बाजू रखकर मेरी तरफ देख रहा था और बोल रहा था, अगर यहां कोई चीज पसंद नहीं आई तो काउंटर के नीचे वाले खाने में देख लो, वहां भी काफी माल पड़ा है। भाभी, हाँ, मैं भी सोच रही हूं कि नीचे बैठकर देख लूं, कोई अच्छी चीज मिल जाए। और मेरी तरफ देखकर कहा, तुम कौन सी शर्ट कह रहे थे? मैंने बताया, ब्लू कलर। तो बोली, अच्छा, तुम खेलो, मैं ढूंढ कर दिखाती हूं। इतने में पठान बोला, हाँ, उधर नीचे ही पड़ी होगी। सारी बातों के बाद भाभी अब आराम से नीचे बैठ गई। काउंटर की राइट साइड पर शीशा लगा हुआ था, जहां से भाई मुझे नजर आ रही थी। दरवाजे की जगह छोड़ दी थी। पहले मैंने इतना नोट नहीं किया कि भाभी क्या कर रही है। फिर जब पठान के चेहरे के तासुरात बदले तो मैंने उसकी हाँ मारा आराम से। दांत ना लगे तरफ देखा, उसकी आवाज निकली, भाई कुछ नहीं बोली। फिर हल्की सी पठान के जिस्म में हरकत पैदा होती रही, जैसे वो हल्का आगे पीछे हो रहा हो। भाई के खांसने की आवाज आई। थोड़ी देर बाद मैंने जब पठान से नजर बचाकर शीशे में देखा तो मुझे अजीब सी हरकत महसूस हुई, जैसे भाई हिल रही है। मैं पानी पीने के बहाने उठा और बाहर पड़े कूलर से पानी पिया। भाई और पठान रुक गए थे। फिर मैं अपनी पहली वाली जगह से थोड़ा आगे की तरफ बैठा, जहां से शीशे में अंदर साफ नजर आ रहा था। भाभी क्या कर रही है, ये देखकर मैं हैरान रह गया कि भाई फिर पठान को हल्की सी आवाज, मैं बोली, बस हो जाएगा, वरना इटी पंद। उसने अपना मना साफ किया, बाल ठीक किए और आराम से एक शर्ट उठाकर खड़ी हुई और लजलीज लहजे में बोली, देखो, ये ठीक है? मैंने कहा, अब खुद देख लो। इतने में पठान बोला कि रुको, मैं ढूंढता हूं,
और नीचे बैठ गया। अब भाभी काउंटर पर दोनों बाजू रखकर खड़ी हो गई और मुझसे, पॉल तो नहीं आई? मैंने कहा, नहीं भाई, कोई नहीं आई। भाई, अच्छा अच्छा, चलो खेलो तुम। और साथ ही थोड़ा हिली जैसे टांगे खोल रही हो। फिर एक हल्का सा झटका लगा, मुंह में से बस हल्की आवाज निकली और देखने लगी और कहने झटका लगा, मुल्की तू नहीं हो रहे हो। मैंने सर हिला दिया, बोली, थोड़ी देर में चलते हैं, अच्छे से कपड़े देख लो। हाथ नीचे ले गई और हल्का सा मुड़कर पीछे देखने लगी। मैंने शीशे में देखा तो बस देखता ही रह गया, क्योंकि पठान ने भाभी को हल्की सी आवाज में कहा, अब उसका क्या करना है? मेरी तरफ इशारा था। कुछ नहीं, बस वो कुछ नहीं बोलेगा, बाहर से कोई ना आ जाए। पठान, देख लेना, उसकी खैर है। भाभी, मैं जो कह रही हूं, बस शोर न करना और जोर से भी न लगाना। आज गुजारा कर लो, कल फिर आगे। अब जल्दी करो, कोई आ ना जाए। पठान, अच्छा। मुझे कहा, बेटा बात सुनो। मैंने कहा, जी अंकल। वो ऐसा करो, बाहर वाली गली में लाइट्स बंद कर दो, फालतू चल रही है, वहां सोच है। मैंने बाहर की लाइट बंद की और वापस नहीं आकर बैठ गया। पठान ने फोन निकालकर सुनी को कॉल की और बोला, हाँ किधर हो? आगे से पता नहीं क्या जवाब आया। फिर बोला, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 15-20 मिनट। अब मैं तो परेशान हूं। चलो ना। ठीक है भाई, कौन सा था? वही लड़का सुनी था, बाहर खड़ा किया। वैसे तुम्हारा दीवाना हो गया है, कहता है मेरा भी कुछ। सब अभाबी, नहीं कोई जरूरत नहीं। फिर पठान ने अंदर भी आधी से ज्यादा लाइट्स बंद कर दी। अब काफी अंधेरा था। उन्होंने मौका का भरपूर फायदा उठाया। बाबी ने मुझे देखकर कहा, सुनी, बाहर वो दुकान देखकर आओ जहां से पिछली बार तुम्हें ना कर जाएगा। जोते लिए थे, जाओ जल्दी, कहीं बंद ना। और फिर, जी भाभी। अब्बा के मिलने वाले एक अंकल हमारे घर आए। तब मैं मुश्किल से 8 साल की थी। मेरे वालिद ने उनको रहने के लिए घर में जगह दे दी। हालांकि हमारा घर 2 ही कमरों पर मुश्तमिल था। उस इंसान का नाम वज़ीर अली था, लेकिन वालिद उसको वेरू बोलते थे। उम्मी ने वेरू के बारे में पूछा तो अब्बा ने बताया कि ये मेरा बचपन का दोस्त है, इन दिनों मुश्किल में है और उसके पास रहने की जगह नहीं थी। तभी मैंने कुछ अरसे के लिए उसे अपने घर में ठहरा लिया। हमारी दोस्ती भाइयों जैसी है, तुम उसे अपना छोटा देवर समझो। उसने मुझे अपनी मुश्किल बयान की तो मैं इनकार नहीं कर सका। अम्मा ने कहा कि आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन इसको रात में सुलाएंगे कहाँ? अब्बा कहने लगे, अरे बच्चों वाले कमरे में, ये भी पढ़कर सोए रहेगा। अभी तो सर्दियां हैं, वरना रात को छत पर सोने का इंतज़ाम कर देता। अम्मा अब्बा की बात सुनकर खामोश हो गईं। वो अब्बा से ज़्यादा बहस और तकरार नहीं करती थीं। वो दिन को एक कारपेंटर के पास काम पर चला जाता और रात को लौटकर वापस आता। वो कभी भी खाली हाथ वापस नहीं आता था। हमेशा हम बच्चों के लिए फल फूल, कभी सुबह के नाश्ते का सामान, अंडे, डबल रोटी वगैरह ले आता। वो सिर्फ नाश्ता हमारे घर से करता था, दोपहर का खाना अपने कारपेंटर दीन मोहम्मद के पास, और रात का खाना कभी बाहर खा लेता और कभी वो आ जाता तो वालिद इसरार करके उसे रात के खाने पर साथ बिठा लेते। हम सब बच्चे उसको चाचा कहते थे, क्योंकि वालिद कहते थे कि ये मुझे सगे भाइयों जैसा अजीज़ है। बुरे दिनों में वेरू ने भी हमारा साथ दिया। वालिद की तनख्वाह ज़्यादा नहीं थी, घर का गुजारा मुश्किल से हो रहा था, लेकिन वेरू के आ जाने से अब कुछ हालात बेहतर होने लगे। खर्चा ख़त्म हो जाता तो वो अपने पैसों से राशन ले आता। कभी तेल दाल चावल ख़त्म हो जाते और उसे पता चल जाता तो वो ये चीज़ें ख़रीद कर ला देता और हमसे पैसे ना लेता। वो कहता कि मैं भी इस घर में रहता हूँ, इतना तो मेरा भी हक बनता है कि इस घर की खुशहाली में अपना हिस्सा डालूं। वेरू उम्मी से कहता, अगर आप मुझे इन बच्चों का सगा चाचा समझ लें तो मेरे लिए इससे बढ़कर और खुशी की बात क्या होगी कि मैं आप लोगों के काम आ सकूं। इन बातों से मेरी माँ मुतासिर हो गई कि वेरू वाकई एक नेक दिल और एक अच्छा इंसान है। अगर हमने उसको रहने को जगह दी तो ये भी हमारे एहसान का बदला चुकाने की पूरी कोशिश करता है। असल में वेरू का किसी बात पर अपने भाई और भाभी से झगड़ा हुआ। तब वो सामान उठाकर अब्बा के पास चला आया और अब वो अपने भाई के घर जाकर रहने पर तैयार नहीं था। वेरू अपनी कमाई से आधी रकम हमारे अखराजात में मिलाने लगा। तभी मिलजुल कर अच्छी ज़िंदगी बसर होने लगी। माली लिहाज से हमारे वालिदैन को सहूलत हो गई। हम कुल 4 बहन भाई थे, सब मुझसे छोटे थे। ये नादानी का वक्त था। मुझे वेरू चाचा बहुत अच्छे लगते थे। वो पानी लाने को कहते या कोई काम कहते तो मैं दौड़ दौड़ कर उनका काम कर देती,
क्योंकि बच्चे खाने पीने के शौकीन होते हैं और हम वीरू चाचा से बहुत खुश थे, जो हमारे लिए रोज़ बिस्किट, टॉफ़ियाँ या कुछ ऐसी चीज़ें खरीद लाते जिनको बच्चे पसंद करते हैं। माँ को इस बात पर कोई एतराज़ नहीं था, क्योंकि वो उनको अपने घर का फ़र्द मान चुकी थी। एक कमरे में हमारे वालिदैन सोते थे और दूसरे कमरे में हम सब बच्चे ज़मीन पर सो जाते थे। कमरे में एक चारपाई थी जो पहले मेरी थी, लेकिन अब वीरू चाचा को मिल गई थी। लेकिन अब तो इस आदमी को चाचा कहते हुए मुझे शर्म आती है। अपनी ज़िंदगी पर बीता हुआ ये वाक़या मैं इसलिए बता रही हूँ कि जो वालिदैन गैरों पर भरोसा कर लेते हैं वो मेरी ज़िंदगी से सबक हासिल करें। दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। अपने गैर तो बन सकते हैं, लेकिन गैर अपने नहीं बन सकते। बच्चे दिन भर खेलकूद में थक कर रात को गहरी नींद सोते थे। हम भी फर्श पर लाइन से तलियाँ बिछाकर बराबर बराबर सो जाते थे। मैं स्कूल जाने के अलावा अम्मी के काम भी करती थी, इसलिए बहुत थक जाती थी। फिर रात को ऐसी गहरी नींद आती कि किसी बात का होश ना रहता, और वैसे भी चौथी क्लास की बच्ची को किस बात का होश होता। जब मेरे बहन भाई सो जाते तो रात को ये इंसान मुझे उठाकर अपने साथ चारपाई पर लिटा लेता। मुझे किसी बात का मतलब समझ में नहीं आता था। मैं तो नींद में डूबी होती, कभी सो जाती, कभी जाग जाती। फिर वो मुझे पैसे और मीठी गोलियां और बिस्किट दे देता और मुझे कहता कि किसी को भी रात की इस बात का पता ना चले। वो ना भी कहता तब भी मैं किसी को क्या बताती, जबकि मैं खुद भी ये बात अच्छी तरह नहीं जानती थी कि मेरे साथ ये क्या हो रहा था। वक्त गुजरता गया, यहाँ तक कि मैंने होश संभाला तब भी वीरू को वही हरकत करते पाया। मगर अब फ़र्क ये था कि वो साथ में गंदी बातें भी करता था। वो बातें कभी मेरी समझ में आ जातीं और कभी मेरे सर के ऊपर से गुजर जातीं। मुझे कभी ये ख्याल नहीं आया कि ये सब कुछ मेरे हक़ में बुरा था और मैं खसरे में पड़ती जा रही हूँ। हम बच्चों के कमरे के साथ थोड़ी सी ज़मीन थी। वीरू चाचा ने अब्बा से कहा, अगर आप बुरा ना माने तो इस जगह पर चारदीवारी बनाकर छत डाल लो। कारपेंटर तो अपना दोस्त है। छत, खिड़कियाँ, दरवाजे बहुत कम पैसों में बन जाएंगे और मजदूरी में खुद कर लूँगा। अब्बा इसकी बात पर बहुत खुश हुए। वैसे भी घर में एक कमरे की ज़रूरत थी। देखते ही देखते चंद दिनों में एक छोटा सा कमरा तैयार हो गया। वीरू चाचा ने हमारे कमरे के दरमियान एक दरवाज़ा बना दिया ताकि नया कमरा दूसरे कमरे से जुड़ा रहे। वालिद ने नए कमरे में नई चारपाई डलवाई। ये कमरा वीरू चाचा के हवाले कर दिया ताकि सुकून से वो इबादत रह सके और बच्चे अपने कमरे में आराम से पढ़ाई कर सकें। हम बहन भाई अगरचे अपने कमरे में सोते थे और वीरू चाचा अपने कमरे में सोता था। रात को जब मेरे वालिदैन और बहन भाई सो जाते तो वीरू चाचा चुपके से हमारे कमरे में आ जाता। अब मुझे समझ आने लगी थी। मैं उसे कहती कि वीरू चाचा रात को हमारे कमरे में ना आया करो, वरना मैं अपने वालिदैन को बता दूंगी। वीरू चाचा मुझे कहता कि तेरा बाप तेरी बात मानेगा, वो तो मेरी बात का यकीन करेगा क्योंकि मैं उसे आधे पैसे देता हूँ। मैं वीरू चाचा की बात सुनकर डर जाती क्योंकि उसने मुझे नासमझी की उम्र से डरा धमका दिया था। मैं उससे बहुत डरती थी। 8 साल ये इंसान हमारे साथ रहा और मेरे साथ ऐसे ही करता रहा। मेरे वालिदैन उसके लिए फ़िक्रमंद रहने लगे कि कब तक वीरू कुंवारा रहेगा। अब इसकी शादी करा देनी चाहिए ताकि इसका घर भी आबाद हो सके। अब्बा के कहने पर उम्मी ने उसके लिए शरीके हयात की तलाश शुरू कर दी। एक जान पहचान के घर में रिश्ता तलाश कर लिया और वहाँ वीरू का निकाह हो गया। शादी के बाद कुछ दिन वो अपनी बीवी में मशगूल रहा और फिर वही पुरानी रविश दोहराई जाने लगी। जब उसकी बीवी मायके जाती तो वो हमारे कमरे में आ जाता। मैं किसी को कुछ भी ना बता सकती थी, दिल ही दिल में जलती रहती। वालिदैन ने तरबियत ऐसी की थी कि किसी बात पर ज़बान खोलना अपने आप को मरवाने वाली बात थी। मुझे अपने बाप से बहुत डर लगता था कि ना जाने क्या कर गुजरेंगे। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं अपनी माँ को सब बता देती। वीरू से मेरा झगड़ा हो जाता तो वो मुझे धमकियाँ देकर मुझे चुप रहने पर मजबूर कर देता। वो उम्र में मुझसे काफ़ी बड़ा था, इसलिए मुझे उससे डर लगता था। मैं पूरी तरह उसके दबाव में थी। एक दिन उसने अब्बा से कहा कि मेरा उस्ताद मुझसे बहुत काम लेता है और मुझे पैसे कम देता है। मैं अलग से दुकान करना चाहता हूँ ताकि कुछ रकम इकट्ठी करके अपना घर ले सकूँ। वालिद ने अपने दोस्तों से कर्ज लिया और अपनी जमा पूंजी उसको देकर दुकान खोल दी। वो चंद महीने में दुकान का सारा सामान ख़त्म करके वहाँ से चल दिया। वो तो चला गया, लेकिन उसकी वजह से मेरा ज़मीर मुझे मलामत करता रहा और मैं उलझन का शिकार होती रही। मेरा ख्याल कहीं और होता और काम कहीं और होता। अजीब बेचैनी हो रही थी। मेरी हालत देखकर मुझे मेरी सहेलियां कहती थीं कि तुम किन ख्यालात में गुम रहती हो। मैं उन्हें क्या बताती कि मुझे अपनी उस खोई हुई इज्जत का गम है जिसको एक जालिम तार तार कर गया था। मैं इम्तिहान में भी इसी वजह से पास नहीं हो सकी। वो इंसान तो जा चुका था और मेरी सुनहरी उम्र भी मैला कुचैला बनकर निकल चुकी थी, मगर दिल की ख्वाहिशें के ख़त्म नहीं होती। उसके जाने के बाद जितने भी हादसे मेरी ज़िंदगी में हुए, उस इंसान को ही उनका ज़िम्मेदार समझती हूँ।
उसके चले जाने के बाद मैं हर वक्त खोई खोई रहने लगी। मेरा दिमाग माऊ हो गया था। उसके चले जाने के बाद मैंने सुख का सांस लिया और मुझे कदरे सुकून मिले। मैं अपने कज़न यासिर को बहुत पसंद करती थी, लेकिन उसके साथ मुझे इस बात का शदीद एहसास था कि अब मैं उसके काबिल नहीं हूँ। एक अरसे तक मैं चुपके चुपके उससे मोहब्बत करती रही, और मेरी बदकिस्मती देखें कि जब वो खुद मेरा बन जाने पर राज़ी हुआ तो मैंने खुद इनकार कर दिया। ये इनकार करते वक्त मेरे दिल पर एक क़यामत गुजर गई थी, लेकिन इसके सिवा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। जब मेरे वालिदैन ने मेरा रिश्ता यासिर के साथ किया, एक दिन यासिर मुझसे कहने लगा, देखो मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और मैं तुम्हें हर कीमत पर हासिल करना चाहता हूँ, मगर एक बात तुम्हें मुझे बतानी होगी कि क्या तुम्हारा माजी में किसी से कोई ताल्लुक़ तो नहीं रहा? मैं झूठ कभी बर्दाश्त नहीं करूँगा। यासिर की ये बात सुनते ही मेरे सारे ख्वाब पल भर में टूट गए। मैं यासिर को ये कैसे बता देती कि मैं तो अपनी ज़िंदगी की सबसे कीमती चीज़, अपनी इज़्ज़त को लुटा चुकी हूँ और अब मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। मैंने दिल पर पत्थर रख कर ये कहा कि यासिर, मेरा ख्याल छोड़ दो, मुझे तुम अच्छे लगते हो, मगर शादी के नुक्ता नज़र से नहीं। मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती क्योंकि मुझे किसी और से मोहब्बत है। काश मैं उसे बता सकती कि मेरी चादर मैली सही, मगर मुझ मासूम पर बचपन में जुल्म और बहुत ज़्यादती हुई है। मैंने तुम्हारे सिवा किसी को नहीं चाहा, लेकिन अब मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। मैं यासिर का मिजाज समझ चुकी थी। अपनी मजबूरियों की दास्तान, अपने ऊपर जुल्म ज़्यादती की अपनी बीती सुना भी देती तो मुझे यकीन था कि मुझे माफ़ी ना मिलती। आर्जी माफ़ी तो हर मर्द दे देता है और आला ज़र्फ़ बन जाता है, मगर उसके दिल में जो एक बार कांटा छुपता है तो फिर उसको निकालना मर्द के अपने बस की बात नहीं होती। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये छोटा सा नावल आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।